नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज ज्योतिष का जो कार्यक्रम लेकर के आप सबके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ हूं वो बेहद गंभीर और विचारणीय है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ज्योतिष का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी विषय हो, वो बेहद गंभीर और विचारणीय ही होता है, लेकिन आज कुछ विशेष है। आज का कार्यक्रम है भाव बल वृद्धि योग। प्रिय दर्शकों, जैसे जन्म कुंडली में ग्रहों के बल को विचारने के लिए, ग्रहों के बल को समझने के लिए, जानने के लिए 6 प्रकार का बल, जिसे हम षडबल के नाम से जानते हैं, षडबल हम देखते हैं और षडबल देखकर समझते हैं कि ये ग्रह कितना बलवान है। वैसे ही जन्म कुंडली में भाव के बल को भी देखा जाता है कि ये भाव कितना बली है। अब सामान्यतया देखा जाए तो कोई भाव अगर शुभ कर्तरी योग में हो, कोई भाव यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो, कोई भाव यदि उसके भावेश अच्छी स्थिति में केंद्र अथवा त्रिकोण में मजबूत होकर के बैठे हों, बली अवस्था में हो, उच्च अवस्था में हो, तो सीधी सी बात है कि इन तथ्यों से भाव बली माना जाता है। अब आज मैं आपको एक और सूत्र, एक और सिद्धांत बताने जा रहा हूं। वैसे तो भावात भावम, यानी भाव से भाव को देखना, यानी किसी विशेष तथ्य का विचार करना है तो वहां भावात भावम सिद्धांत लगाते हैं। जैसे भाग्य का विचार करना है तो भाग्य से भाग्य, यानी 9वें से 9वां, तो ये भावात भावम का सिद्धांत है, जिसे आपको पूर्व में मैंने बताया है, कई बार समझाया है। आज का विषय थोड़ा अलग है। आज मैं 2 बातें आपको बताने वाला हूं। पहला, कि जन्म कुंडली में कोई भाव कितना मजबूत है, इसको देखने के लिए पहला तथ्य तो यह है कि उसके सामने वाला भाव कितना मजबूत है। यह जानना अत्यंत आवश्यक है। उसके सामने वाले भाव की स्थिति कैसी है, उसके सामने वाले भाव में शुभ ग्रह बैठा है या पाप ग्रह, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, ये तो आप मेरे कार्यक्रम अगर बहुत दिनों से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं सदैव कहा करता हूं कि जन्म कुंडली का सब कुछ लग्न है। लग्न से हम सब कुछ विचारते हैं। यहाँ जो चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1-2 लिखा है, ये मेष लग्न की कुंडली, प्रायः कालपुरुष की कुंडली है, इसलिए इसी का सहारा लिया जाता है। आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और अपनी जन्म कुंडली पर इस सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। तो किसी भी भाव के बल को समझने के लिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उस भाव के भावेश को समझना होता है, जो कि मैं बहुत बड़ी मात्रा में आपको समझा चुका हूं। बल्कि प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर वो आगे आने वाले दिनों में और ग्रहों की दृष्टि बताने वाला हूं आपको, तो वो बृहत रूप से आपको वहां पर लग्न के बारे में समझा रहा हूं। आज का विषय थोड़ा अलग है, यहां इसलिए इस विषय को लेकर के आया हूं कि सबों के लिए है। तो किसी भी भाव का हम विचार कर रहे हैं, चाहे वो जन्म कुंडली का आपका लग्न हो, धन हो, आपका संतान हो, आपका सुख हो, आपका भाग्य हो, आपका आय हो, आपका कर्म हो, तो उसके लिए हमें 2 सिद्धांत समझने होते हैं। पहला, उस भाव के सामने वाले भाव की स्थिति कैसी है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है। किस ग्रह, कोई भी ग्रह होगा वो सीधा हम जिस भाव पर विचार कर रहे हैं उस पर दृष्टि डालेगा। उदाहरणार्थ, अगर हम लग्न का विचार कर रहे हैं तो सप्तम में जो भी ग्रह बैठेगा वो लग्न पर दृष्टि डालेगा। तो लग्न कितना मजबूत है ये जानने के लिए हमें सप्तम भाव को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां बैठा ग्रह हो सकता है अपनी विच्छेदात्मक दृष्टि डाल करके आपके व्यक्तित्व को ही कमजोर कर रहा हो। तो हम कुंडली को लाख मजबूत कहें, विच्छेदात्मक ग्रह आपको कमजोर कर देगा। तो पहला सिद्धांत तो ये। दूसरा, भाव कोई भी हो, उस भाव से 9व पंचम कार्यक्रम मेरे ज्योतिष के देखते हुए आपने ये बात सदैव जाना कि जन्म कुंडली में उदाहरणार्थ अगर आपके व्यक्तित्व को समझना है कि आप कितने भाग्यवान हैं या प्रकृति ने आपको आपके प्रारब्ध में कितना कुछ दिया हुआ है, तो इसके लिए आपके पंचम और 9वम को हम विशेष रूप से देखते हैं। पंचम अर्थात आपका ज्ञान, 9वम अर्थात आपका भाग्य, यानी 5वां और 9वां ये भाव विशेष हो जाता है। तो किसी भी भाव को जब हमें समझना हो तो उस भाव से 5वां और 9वां भाव वो किस स्थिति में है
ये जानना हमारे लिए सदैव आवश्यक होता है। उसमें शुभ ग्रह बैठा है या पाप ग्रह, वो कौन सी अवस्था है जब शुभ ग्रह हो तो वो श्रेष्ठ फल, और किस स्थिति में पाप ग्रह श्रेष्ठ फल प्रदायक होंगे। आज इन विषयों की चर्चा होगी। सबसे पहला जो सिद्धांत था कि किसी भाव का हम विचार कर रहे हैं तो उससे ठीक 7वें भाव को हमें विशेष रूप से देखना चाहिए। उदाहरणार्थ, अगर हम किसी के व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं, अगर हम किसी के व्यक्तित्व पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं, तो हमें ठीक 7वें भाव को पहले देखना होगा। क्यों? क्योंकि यहां बैठा ग्रह इस भाव पर दृष्टि डाल रहा होगा। 7वें भाव की स्थिति क्या है, ये आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेगा। उदाहरणार्थ, अगर 7वें भाव में मान लिया जाए कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, 7वें भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, तो वो आपके व्यक्तित्व को मजबूत नहीं करेगा। ये बता चुका हूं कि वो अपनी उच्च दृष्टि डाल करके कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि नीच का ग्रह इतना बलवान ही नहीं होगा कि आपको अच्छा फल, नीच का ग्रह इतना शुभ फल देने वाला होगा ही नहीं कि आपके व्यक्तित्व को अच्छा करे। वैसे ही मान लिया जाए कि जन्म कुंडली का 10वां भाव कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हम अपने कर्म का विचार करना चाहते हैं, तो कर्म का विचार करने के लिए हमें 4th भाव को भी देखना होगा। उदाहरण से समझिए, अगर आपके घर में कलह चल रहा हो, आपके घर में रोज तांडव मचा हुआ हो, तो आप कौन सा काम कर लेंगे, आप कैसा काम कर लेंगे, और क्या काम करके आप सफल हो पाएंगे। वैसे ही आपका व्यक्तित्व है। बाहर कितनी भी चमक आपके चेहरे पर क्यों न हो, अगर घर में तांडव मचा हुआ है तो वो चमक 2 बार में बता देगा कि भाई ये चमक जो है रंग रोगन ही है, अंदर कुछ नहीं है। तो ये 7वां, जहां जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव पर विचार कर रहे हैं, आप किसी भी भाव को ले लीजिए। मैंने 2 भावों की चर्चा की, 3 भावों की चर्चा की, आप किसी भी भाव को चुनिए। उदाहरण से चलिए धन भाव को ही ले लीजिए। इसके सामने ठीक 8वां भाव पड़ता है, इसके ठीक सामने 8वां भाव पड़ता है। तो जीवन में अगर धन हो लेकिन गुप्त धन हो, तो गुप्त धन कौन बताता है? तो ये धन तो धन है ही, लेकिन आपको मजबूत करने वाला गुप्त धन होता है। तो वो गुप्त धन बताता है कि अगर आपकी कुंडली का 8वां भाव भी मजबूत है तो सीधी सी बात है आपके पास गुप्त धन भी होगा। वैसे ही अगर कुंडली के 12वें भाव को समझना है तो बिना षष्ठ को समझे आप 12वें भाव को कभी नहीं समझ पाएंगे। 12वें भाव में कोर्ट कचहरी में फंसने का योग लगा हुआ है और ये भाव कमजोर पड़ा हुआ है, तो आप हारेंगे, आप मुश्किल में पड़ेंगे। और ये भाव मजबूत है तो आप जबरदस्त शत्रुहंता बने रहेंगे। आपके शत्रु अगर 2 चाल चले तो आप 10 चाल चलेंगे, 4 चाल चलेंगे, 5 चाल चलेंगे, यानी उससे हमेशा आगे रहेंगे। ये मजबूत स्थिति हुई। तो पहला सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव को समझना है तो अकेले उस भाव को नहीं, उस भाव के ठीक सामने वाले भाव को देखो। अगर वो भाव मजबूत स्थिति में है तो सीधी सी बात है कि हम जिस भाव का विचार कर रहे हैं वो भाव मजबूत होगा ही। किसी के लाभ का विचार करना है तो हमें उसके ज्ञान को अवश्य देखना होगा। लाभ आएगा कहां से? अगर उसके पास, जरूरी नहीं कि ज्ञान किताबी हो, जरूरी नहीं कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर उसके पास एक ऐसा ज्ञान है, बुद्धि है, उसके पास कुशाग्र है, तीव्र बुद्धि का है, तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा करके, दिमाग लगा करके धन अर्जित कर ही लेगा। तो इसमें कौन भाव महत्वपूर्ण बना? 5वां भाव। यानी हम अगर लाभ का विचार कर रहे हैं तो 5वां उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक सिद्धांत आशा करता हूं आप सभी लोगों ने, जो ज्योतिष को थोड़ा भी समझते हैं, समझ गए होंगे। दूसरा सिद्धांत कहता है कि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति कितना भाग्यवान है, इसका प्रारब्ध कितना मजबूत है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हमें उसके जन्म कुंडली के 5वें और 9वें भाव को अवश्य देखना होगा। अगर 5वें में शुभ ग्रह बैठा है, 9वें में शुभ ग्रह बैठा है, चाहे लग्न कोई भी हो, तो निसंदेह वो जातक भाग्यवान होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो शब्द कहा उसे ध्यान से सुनिए कि अगर हम लग्न का, जातक के व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, लग्न कोई सा भी हो, और उसके 5वें और 9वें में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो निसंदेह ये उसके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, ये उसके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे। या 5वें से या 9वें स्वगृही होकर के बैठे हों तो ये उसके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर भाव, आप किसी भी भाव को, जैसे लग्न को आप सबने समझा, तो वैसे ही 9वें वाली वही बात हो जाएगी कि अगर आपके लग्न में, आपके 5वें में अगर
शुभ ग्रह बैठे हों तो ये आपके भाग्य को बल देंगे। अब ऐसे ही आप हर भाव का विचार करिए। मान लिया जाए कि आपके संतान का विचार करना है कि जीवन में संतान सुख है नहीं, होगा या नहीं है, तो कितना होगा, संतान से कितना सुख होगा। तो एक तो हो गया पंचम भाव को देखना, दूसरा मैंने बताया पंचम से सामने वाला भाव यानी सातवां। अब दूसरा वहां एक सिद्धांत मैंने और लागू कराया आपसे, और वो कहता है कि जिस भाव की आप चर्चा कर रहे हैं उससे 5 और 9 घर आगे वाली स्थिति भी जरा देख लीजिएगा। तो इससे 5 घर आगे भाग्य भाव आपका, ये क्या बताता है? आपकी कुंडली का जो 9वां भाव है वो आपकी संतान का ज्ञान, और जो आपका लग्न है वो आपके संतान का भाग्य है। अब इन दोनों भावों में अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो इससे क्या पता चला कि हमारी जो संतति है वो निसंदेह बुद्धिमान और विद्वान होगी। आप समझे इस चीज को? अब वैसे ही मैंने कहा था कि ये तो शुभ ग्रह पाप ग्रह की भी चर्चा होगी। तो जन्म कुंडली में मान लिया जाए कि हमें इस भाव का विचार करना है, षष्ठ भाव का, द्वादश भाव का, तो इससे नवम पंचम में अगर पाप ग्रह बैठे हों तो वो इस भाव को और मजबूती प्रदान करेंगे। कैसे? अगर जन्म कुंडली का हम षष्ठ भाव विचार कर रहे हैं कि जातक कितना प्रबल शत्रुहंता होगा, जातक के शत्रु इस पर हावी होंगे या जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा, तो इसके लिए कहा इसके नवम पंचम को जरा देखो वहां क्या पाप ग्रह बैठे हैं। अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो शत्रुओं को ये पानी पिला के रख देगा। कैसे? यहां से देखिए 1 2 3 4 5, अगर यहां पर पाप ग्रह बैठे हों 6 7 8 9 और यहां पर अगर पाप ग्रह बैठे हों तो इस भाव को मजबूती मिल जाएगी, इस भाव को मजबूती मिल जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, ज्योतिष के हर सूत्र में अपने आप में गंभीरता है। कई लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न आएंगे, जैसे अगर जन्म कुंडली के दशम में पाप ग्रह बैठा हो तो जातक के पिता के साथ मतभेद होंगे, जातक के पिता के सुखों में कमी भी हो सकती है। जातक के कुंडली के द्वितीय भाव में अगर पाप ग्रह बैठा है तो हो सकता है धन नाश करने वाला भी हो, जातक अपने धन का गलत दुरुपयोग भी कर रहा हो। लेकिन ज्योतिष के सिद्धांत का आप विचार कर रहे हैं, आपको किसी भावनाओं में बह करके विचार ज्योतिष का नहीं किया जा सकता, उसके लिए तटस्थ होना पड़ेगा। हम किस भाव की चर्चा कर रहे हैं? हम षष्ठ भाव की चर्चा कर रहे हैं। ये शत्रु रोग रिपु ऋण का भाव है। अब इसमें हम ये विचार नहीं कर सकते कि जातक कितना साधु होगा, जातक कितना अच्छा होगा, और जातक का धन किस मद में जाएगा, और जातक रोज नित्य उठ करके अपने पिता का पैर छूता होगा ना। हम तो ये देख रहे हैं कि पाप ग्रह यहाँ बैठे हैं तो जातक अपने शत्रुओं पर चढ़ा रहेगा। तो जो शत्रुओं पर चढ़ा रहेगा, जिसके अंदर क्रोध हो, लड़ाई झगड़े का जो स्वभाव हो, वो जरूरी थोड़ी है कि कुटुंब में आकर के सबसे मैत्री भाव रखता हो, केवल बाहर ही जाकर के लड़ता हो। तलवार का काटने का काम है तो जरूरी थोड़ी है कि देखेगा कि इसी को काटना है, उसको नहीं काटना है। समझ गए? अब उसी तरह से आप हर भाव को ले लीजिए। जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है ये भी कहता है कि यहाँ सभी ग्रह वैसे तो अच्छा फल देते हैं, इससे अगर नवम पंचम की स्थिति को देखना है तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मात्र ऐसा भाव है जिससे नवम पंचम में पाप ग्रह भी उतने ही बेहतर होंगे और शुभ ग्रह भी उतने ही बेहतर होंगे। अगर हमें लाभ का विचार करना है कि यह जातक लाभ के मामले में कितना बली होगा, तो केवल इस भाव से नहीं, इसमें कहीं दो मत नहीं कि शुरुआत में ही मैंने सिद्धांत बताया, यह भाव शुभ कर्तरी योग में हो, इस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, इस भाव का भाव पति बली हो, इस भाव का भाव पति उच्च राशि में हो, इस भाव के कारक ग्रह बली स्थिति में हो, इस भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह बैठे हों, तो इन सभी सूत्रों से यह भाव बली हुआ, इसमें दो मत नहीं है। परंतु इस भाव की मजबूती को और गहराई से विचार करने के लिए 5 घर आप आगे आए तो मैंने कहा एकादश भाव एक ऐसा भाव है जिससे 5 घर आगे और उससे 9 घर आगे जाने पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों हों तो दोनों ही चलेंगे और दोनों ही जातक के लाभ भाव को मजबूत करेंगे। अब सवाल उठता है कि किसी की जन्म कुंडली का हम विचार कर रहे हैं, ये तो आपने सारे सिद्धांत आशा करता हूं समझ लिया आपने। अब मान लेते हैं कि हम लाभ भाव का ही विचार कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली को खोला और आपकी जन्म कुंडली में लाभ भाव कमजोर पड़ा हुआ है, तो ठीक उससे 5 और 9 घर आगे की स्थिति जब हम गिनते हैं वो भाव भी कमजोर है, अर्थात न तो कोई ग्रह वहां बैठे हैं, न वो भाव पति मजबूत स्थिति में है, तो फिर निसंदेह ये जीवन काल में धन की स्थिति को बेहद कमजोर कर देगा, फिर लाभ आने ही नहीं देगा जीवन काल में। यानी
नवम पंचम की स्थिति को, सप्तम की स्थिति को देख करके हम ये तय करेंगे कि इस भाव में या किसी भी भाव में कितना बल है, कितना बल है। आप ऐसे ही जन्म कुंडली के हर भाव को देखिए, आप अपने भाग्य को देखिए, आप अपने लाभ को, अपने कर्म को, अपने व्यक्तित्व को, अपने धन को, अपने पराक्रम को, हर भाव को देखिए। मैंने 3 ऐसी स्थिति बताई। सप्तम इसलिए देखना है क्योंकि सप्तम भाव में जो भी ग्रह होगा वो उस भाव को देखेगा, ठीक है, इसलिए सप्तम को देखना। और नवम पंचम ज्ञान और भाग्य है, यानी उस भाव किसी भी चीज को बढ़ाने में, चाहे वो शत्रुता ही क्यों न हो, चाहे वो शत्रुता ही क्यों न हो, उसको बढ़ाना या घटाना या उसको ठीक करने में ज्ञान और भाग्य दोनों का सहारा अवश्य लगेगा। अर्थात शत्रुता को में कौन सा ज्ञान और भाग्य लगने वाला है? बड़ी आसानी सी बात है कि अगर आप शत्रुता किसी से कर रहे हैं और आपको कूटनीति नहीं आती है, आप कूटनीतिज्ञ नहीं हैं, अगर आप कूटनीतिज्ञ हैं तो आप अपने कम सोर्स से भी अपने शत्रु को पछाड़ देंगे। और आपको कूटनीतिज्ञता नहीं आती है, आपका ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, तो आपका शत्रु लाख बली हो चढ़ बैठेगा। तो हर जगह पंचम और नवम काम आ जाएगा। तो आशा करता हूं आज बहुत गंभीर सूत्र था ये, बहुत विचारणीय सूत्र था ये, और ऐसा करता हूं कि जितने भी ज्योतिष के प्रेमी होंगे इस सिद्धांत को केवल समझेंगे नहीं, वरन अप्लाई करेंगे, अपनी जन्म कुंडली पर लागू करेंगे और आज के इस विषय को समझेंगे। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।